प्यारे बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। कल हमने अंत्य केंद्रित घनी एकक कोशिका जो होती है उसके हमने जेड निकाला, हमने उसके ए और आर के बीच में रिलेशन निकाला और हमने संकलन क्षमता ज्ञात की। उम्मीद है कि कल का लेक्चर्स आपने देखा होगा और उसको समझा होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करें। आज हम नया लेक्चर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और इस नए लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे जेड क्या होती है। सरल एकक कोशिका पढ़ने वाले हैं, उसमें हम जेड निकालेंगे। उसके जो गोले होते हैं, उसकी जो कोर की लंबाई होती है, गोले की जो त्रिज्या होती है, उसके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे और हम इसकी संकलन क्षमता ज्ञात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। सॉलिड स्टेट का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसी को FCC कह देते हैं। शॉर्ट में इसी को कह देते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है ये। तो कैसी सेल होती है ये, कैसी घनीय सेल होती है, कैसी घनी इकाई सेल होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जाओ, घनीय इकाई सेल में अवयवी कण सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त घन के फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। जब घनीय इकाई सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त घन के फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल बोलते हैं। इसका हम डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये तो कोने के गोले होते हैं जो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। और ये इसमें 6 फेसेस हैं। साइड वाला फेसेस, एक इस साइड वाला फेसेस, एक ऊपर वाला फेसेस, एक नीचे वाला फेसेस, एक हमारी तरफ का, एक हमसे हमारे दूसरी तरफ वाला फेसेस। आप किसी भी एक चौकोर, एक घन टाइप के कंटेनर में अगर आप देखोगे तो आपको 6 फेसेस मिलेंगे। आप इस हॉल में भी अगर देखोगे इसमें भी आपको 6 फेसेस मिलने वाले हैं। आप देखोगे एक फेस इधर है, एक इधर होता है, छत पे ऊपर होता है फेस, एक फर्श होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पीछे वाला, एक सामने वाला, 6 फेसेस आपको एक ट्यूब में मिल जाएंगे। उनके ही केंद्रों पर ही लिखा हुआ है, उनके जो फलक है उनके केंद्रों पर पाएंगे। ये हो गया 2
3 4 5 6। इस तरह एक घन बनता है कि उसको हम बोलते हैं फलक केंद्रित विकर्ण कोष्ठक, यानी इसको हम एफसीसी के नाम से जानते हैं। अब हम निकालेंगे एफसीसी में परमाणुओं की संख्या। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कॉर्नर पे देखोगे तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 कोने, 8 कोने गुणा 1/8 भाग प्रति कोना परमाणु। 1/8 भाग प्रति कोना परमाणु। 1/8 क्या होता है? प्रति कोना परमाणु होता है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख देते हैं 8 × 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका एक परमाणु आ जाएगा, एक परमाणु यहाँ आ जाएगा। अब देखो 6 स्पेसिस है। कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं। 6 फलक गुणा 1/2 भाग प्रति इकाई से। ये हो जाएगा 6 × 1/2 6 निकम 3। देखिए बच्चों, जो ये फलक वाला होता है, सेंटर पे जो एटम होता है, ये इस वाली यूनिट सेल को 1/2 भाग प्रदान करता है, और आधा जो भाग होता है वो इसके बगल में जो यूनिट सेल बनती है, इसके पास में जो यूनिट सेल होती है, आधा गोला जो है उस तरफ होता है, उस भाग को बनाने में अपना सहयोग करता है। इसलिए एक यूनिट सेल को सिर्फ 1/2 भाग ही प्रदान करता है एक गोला जो फलक के सेंटर में होता है वो, इसलिए उसको हम 1/2 मान लेते हैं। 6 फलक × 1/2 भाग प्रति इकाई सेल 6 बराबर 6 × 1/2 = 3 परमाणु। कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? कुल परमाणु बराबर हो जाएंगे इसके 1 + 3 = 4 परमाणु। कुल परमाणु कितने होते हैं? एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं, इसीलिए इसका जो Z होता है वो हमारा 4 आ जाता है। एफसीसी के लिए जो Z का मान है, जो परमाणु की संख्या है, वो हमारी होती है 4। Z यहाँ जो है वो परमाणु संख्या है। बच्चों, हमने जो एसएससी जो हमारा सिंपल क्यूबिक था, उसमें हमारा Z = 1 था, और जो हमारा बीसीसी था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंत्य केंद्रित घनीय सेल था, उसमें Z = 2 था, और जो एफसीसी होता है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, उसमें जो Z है वो = 4 है। तो आप ध्यान रखिए, एसएससी के लिए Z = 1, बीसीसी के लिए Z = 2, एंड एफसीसी के लिए Z = 4 होता है। इतना ये आप नोट करेंगे इसको। अभी हमने बच्चों Z का मान निकाला, अब हम निकालने वाले हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या R और कोर की लंबाई A में संबंध। कोर की लंबाई A में संबंध। गोले की त्रिज्या R
एंड कोर की लंबाई ए में संबंध। हम निकालने वाले हैं गोले की त्रिज्या r और कोर की लंबाई ए में संबंध निकालेंगे, जैसे कि हम पूर्व में निकालते आए हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये गोला एक कॉर्नर का है और इसके बीच में एक गोला जो है वो सेंटर का है। यहाँ पे जो एक गोला है वो कॉर्नर का है, यहाँ पर जो एक गोला है वो कॉर्नर का है और यहाँ पर जो एक गोला है वो कॉर्नर का है। ये है, दूसरा गोला हमने यहाँ बनाया, तीसरा गोला हमने यहाँ बनाया, चौथा गोला हमने इसे बना दिया। अब इन गोलों को मिला लो, ऐसे इस तरह मिला लेते हैं, इस तरह मिला लेते हैं चारों गोलों को। और आप देखते हो इसके बीच में जो है गोला यहाँ पे होता है सेंटर पे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस तरह मिला दिया, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया, ए बी सी। अब हम यहाँ इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय प्यारे बच्चों, इसको हम आर मान लेते हैं। इसको ये आर है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है। तो प्रमेय से इसको हम करेंगे तो ये वाली जो भुजा है वो हमारी कर्ण कहलाती है। तो इसको हम लिख लेंगे AB² बराबर, इसको लिखेंगे AC² प्लस, और इसको लिखेंगे BC²। अरे बच्चों ये जो होती है कोर की लंबाई है, इसको हम ए बोलते हैं। ये भी हमारी कोर की लंबाई हो जाएगी, इसको हम ए बोलते हैं। तो AC² जो हमारी है वो ए के बराबर है, तो यानी इसको हम A² लिख सकते हैं। BC² जो ए के बराबर है उसको हम A² लिख सकते हैं। AB² बराबर यहाँ पे 2A² हो जाएगा। अगर आप चाहो इसकी वर्गमूल, इसके जो वर्ग है वो हटा दें तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे करो, AB जो है हमारा उसको हम 4R मान लेते हैं। एक R, 2 और 1 3 और 1 4R। इसको 4R का स्क्वायर कर लो, 2A का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर इनके स्क्वायर हटा देते हैं। तो ये 4R हो जाएगा बराबर, ऊपर रूट आ जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, लेकिन A का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको अरेंज करो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। A बराबर होगा, A बराबर हो जाएगा 4R अपॉन √2। यही रिलेशन है A और R में। ये A जो है वो यहाँ पे कोर की लंबाई, A यहाँ पे जो है वो कोर की लंबाई है, और जो R है वो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC से। इसमें देखोगे कि AC एक लंबी भुजा है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, तो AB² हो जाएगा, और वो किसके बराबर, इसके और इसके योग की। तो इसको AC² लिख लेंगे, इसको हम BC² लिख लेंगे। तो BC², इसको A भुजा होती है, ये मानते हैं A², BC को ही मानते हैं तो A²। AB² बराबर ये जुड़ जाएंगे तो 2A² हो जाएगा। अब AB को हमने क्या माना है, AB को हमने 4R माना है, तो ये 4R का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2A का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटा दो, इसका हटा दो, तो ये 4R और स्क्वायर उठा जाएगा 2 पे, 2A। A बराबर अगर निकालो तो √2 पक्षांतर करोगे तो अपॉन में चला जाएगा भाग में।
तो a बराबर 4r/√2, जहाँ a कोर की लंबाई है और r जो है वो गोले की त्रिज्या है। तब आप इसको नोट करेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। जो हमारा एफसीसी क्रिस्टल होता है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है? संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है Z गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा RQ, और गुणा में होता है AQ। तो आपको Z पता है, Z एफसीसी के लिए Z बराबर कितना होता है? 4 होता है, और A बराबर जो होता है वो होता है 4r/√2। तो इसका AQ क्या हो जाएगा? AQ बराबर हो जाएगा 4r/√2 का क्यूब। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 RQ/2√2, ये आ जाएगा इसका क्यूब। ये क्यू होता है इसका। इसको Z कितना होता है? 4 गुणा, ये 4 है, ऑलरेडी 4 है यहाँ पे, गुणा पाई गुणा RQ/3 इंटू AQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 64 RQ/2√2। देखो ये 4 चौक 16 होते हैं, और ये 16 चौक 64 हो जाएगा। ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो ऊपर क्या, ये RQ से RQ कट जाएगा, पाई बाई 6, और ये जो √2 है, ये वाला जो √2 है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा गुणा √2। यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा। पाई का मान होता है 3.14 गुणा √2 का मान 1.414 होता है बटे 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 74% आ जाएगा। संकुलन क्षमता होती है जो एफसीसी की, वो होती है हमारी 74%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी। आज हमने पढ़ा एफसीसी इकाई सेल के बारे में, एफसीसी घनी इकाई सेल के बारे में। कल हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके और जो सॉलिड स्टेट में है। बहुत अच्छा लगने वाला है ये चैप्टर, आपको बहुत आगे बहुत इंटरेस्टेड होगा ये चैप्टर। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।